हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस। और हमारी क्लास है आज साइंस की क्लास है 17वीं। साइंस में हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो आज हमारी बायोलॉजी की 17वीं क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ा था कोशिका में श्वसन या कोशिकी श्वसन। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में श्वसन, मानव का श्वसन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव में श्वसन। तो आज पढ़ने वाले हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पढ़ने वाले हैं हम श्वसन तंत्र। तो श्वसन, जो मानव में श्वसन तंत्र है, तो मानव का श्वसन तंत्र किन किन से चीज़ से मिलकर होता है? तो मानव का श्वसन तंत्र में होता है क्या? गैसों का विनिमय। कि पहला नंबर तो होता है क्या? गैसों का विनिमय होता है। इसमें हमको पढ़ना है गैसों का विनिमय। नंबर 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा? गैसों का विनिमय। नंबर 2 में पढ़ना पड़ेगा हमको क्या? गैसों का परिवहन। क्या? गैसों का परिवहन। नंबर 3 में क्या? कोशिकीय श्वसन की श्वसन। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? मानव श्वसन तंत्र। क्या? मानव श्वसन तंत्र। तो इसमें से कोशिकीय श्वसन को हम क्या कर चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं बढ़िया, अच्छे, आराम तरीके से, बढ़िया तरीके से हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना है विनिमय और परिवहन, गैसों का विनिमय और गैस का परिवहन हमको पढ़ना है। तो इन गैसों के परिवहन और गैसों के विनिमय में सबसे इसमें अहम भूमिका कौन निभाता है? इसमें सबसे इनकी अहम भूमिका निभाते हैं फेफड़े। क्या? फेफड़े। तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? फेफड़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली मानव के श्वसन तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं? फेफड़ों को ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है? फेफड़ों के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो हम फेफड़े के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले? फेफड़ों के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें हम देख रहे होंगे कि जो मानव श्वसन तंत्र है, क्या? जो मानव श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र, जो मानव श्वसन तंत्र है उसमें कितनी चीज़ों से होकर जाता है। तो मानव श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? तो ये मानव श्वसन तंत्र कहाँ से? नाक से स्टार्ट होता है। कहाँ से? ये क्रिया कहाँ से चलती है? नाक से। NOS, नाक, नोज से, नाक से। ये क्या होती है? नाक से। हमारे जो नाक जो बाहर खुली हुई है यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर फेफड़ों तक पहुँचती है। कहाँ तक? फेफड़ों तक पहुँचती है, फेफड़ों की कूपका तक। और यहाँ से नाक से फेफड़ों तक गैसों का पहुँचना, ये क्या कहलाता? श्वसन तंत्र कहलाता। वहाँ से गैसों अंदर जाना और गैसों का बाहर आना, मतलब गैसों का आदान प्रदान वहाँ पे होना, वही कहलाता है क्या? श्वसन तंत्र कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं यहाँ क्या होता है। यहाँ से नाक के बाद क्या आती है? नासिका गुहा आती है। क्या आती है? नासिका गुहा। क्या होती है? नासिका गुहा। नेजल कैविटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है क्या? फेरेंक्स। क्या? फेरेंक्स, RYNX। फेरेंक्स को क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं। क्या पढ़ने वाले? ग्रसिका पढ़ने वाले। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? पहले नाक से कहाँ जाएगी? ग्रसिका में हवायु जाएगी। कहाँ पे? ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद कहाँ पहुँचती है? स्वर यंत्र में। कहाँ पे? स्वर यंत्र में। कहाँ पे? स्वर यंत्र। इसको क्या बोलते हैं? इसको लेरेंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेरेंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेरेंक्स बोलते हैं। इसके बाद फिर कहाँ पे? इसके बाद पहुँचता है हमारा स्वर तंत्र ट्रैकिया में। कहाँ पे पहुँचता है श्वसन तंत्र? कहाँ पे? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को बोलते हैं क्या? श्वास नली। श्वास नली। तो इसके बाद पहुंचती कहाँ पे? श्वास नली में। तो इन सबको हम पढ़ने वाले। श्वास नली के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? यहाँ से फेफड़ा स्टार्ट हो जाता है। श्वास नली के बाद कहाँ पे? फेफड़ा में पहुँच जाती है वायु। तो इसमें क्या? श्वसनी। फेफड़े में पहले क्या आती है? श्वसनी। श्वास नली किसमें टूटती है? श्वसनी में विभाजित होती है। श्वसनी से क्या निकलती है? श्वसनिकाएँ निकलती हैं।
श्वसनिका, श्वसनिका से क्या होती, कूपिका, क्या होती, कूपिका होती हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, फेफड़ा होता है। सबसे ज़्यादा कार्य यहीं पे होता है, कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कार्य यहीं पे होता है, फेफड़ों में ही। तो हमको पढ़ना नाक से लेके नासागुहा, फिर ग्रसिका, स्वरयंत्र, ट्रेकिया और श्वसनीय, श्वसनिका, कूपिका। तो इन सबको हमको पढ़ना है। तो जब क्या होता है कि जब गैस क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ जाती है गैस, जब जो वायु में हम सांस लेते हैं तो ये नाक के द्वारा मुंह से होते हुए, ग्रसिका से होती हुई, स्वरतंत्र को ट्रेकिया से होते हुए कहाँ, श्वसनी में पहुंचती है। जो ट्रेकिया के बाद जो श्वसनी है, जो हृदय में, सॉरी हृदय नहीं, फेफड़ों में पहुंच के ये क्या, 2 भागों में बढ़ जाती है। कितनी, 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों से जो श्वसनी की जो किसमें बढ़ती है, जो श्वास नली है वो कितने, 2 भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली बढ़ती है तो किसमें, श्वसनियों में, कितने, 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है। जो क्या दोनों एक एक उसमें फेफड़े में चली जाती हैं, एक दायां एक बायां। और जो श्वसनी किस में बढ़ती है, श्वसनिकाओं में बढ़ती है। क्या, कई श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। और श्वसनिका के अंत में क्या होती है, कूपिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, ये ऐसे कूपिकाएं होती हैं, वायु कोष होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वायु कोष भी बोलते हैं। तो इसको चलिए हम समझते हैं। इसको फूले को बोलते हैं क्या, लंग जी, क्या, LUNG, लंग, फेफड़े, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेफड़े। तो अब समझते हैं फेफड़ों को। ये देखते हैं फेफड़े, ये है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे डायफ्राम होता है। क्या होता है, ये डायफ्राम। तो इसको देखते हैं, ये यहाँ पे ये ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ से क्या, यहाँ से ये क्या, नाक में, ये क्या, नासागुहा, ये नाक है, ये क्या, नाक है। तो ये नाक की नासागुहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सबसे ऊपर ये है फेरेंक्स। क्या है, फेरेंक्स, क्या, फेरेंक्स। इसको क्या बोलते हैं, फेरेंक्स को क्या बोलते हैं, फेरेंक्स को बोलते हैं क्या, ग्रसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसिका। क्या है, ये ग्रसिका है। ग्रसिका के बाद ये जो दिख रहा है, ये जो ये बिंदु, ये क्या है, ये है क्या, ये स्वर यंत्र है। क्या है, ये स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। और फिर ये जो छल्ले नुमा संरचना देख रहे हैं, ये क्या है, ये है ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया। इसको क्या बोलते हैं, श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। तो ये क्या, श्वास नली है। अब ये श्वास नली किस में, दाईं और बाईं, क्या, दाईं और बाईं किस में बढ़ जाती है, इसको श्वसनी में बढ़ जाती है। किस में बढ़ती है, ये श्वसनी में बढ़ जाती है। किस में, इस साइड लिख देते हैं, उस साइड किस में, श्वसनी में, किस में, श्वसनी में बढ़ जाती है। श्वसनी किस में बढ़ती है, श्वसनिकाओं में। ये क्या, ये श्वसनिका है। ये क्या, ये क्या, श्वसनिका। और ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये कूपिका है। ये क्या होती है, इनको कूपिका संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूपिका संरचना बोलते हैं। ये फेफड़े की क्या है, ये फेफड़े की क्या, झिल्ली है। ये क्या है, फेफड़े की झिल्ली, फेफड़े की क्या, झिल्ली है। ये क्या है, फेफड़े की झिल्ली है। इसमें क्या होता है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इसमें क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरा। जो इसमें जो क्या है, तरल पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरा। जो क्या करता है, जो क्या होता है, बाहरी आघातों से, क्या, बाहरी आघातों से, क्या, बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा। ये क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम है। तो इसमें इतनी ये संरचना है। ये देख रहे हैं, ये कूपिकाएं हैं। ये क्या है, कूपिकाएं हैं। तो अब समझते हैं इसकी कार्यविधि, कैसे कार्य होती है। यहाँ से क्या, यहाँ से हमने वायु सांस में ली, क्या ली, यहाँ से वायु सांस ली। तो वायु होते हुए कहाँ से, फेरेंक्स, ग्रसिका से होते हुए, स्वरतंत्र से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पे, फेफड़ों में पहुँचेगी। कहाँ पे पहुँचेगी, फेफड़ों में पहुँचेगी। अब फेफड़ों में क्या होगा, फेफड़ों में यहाँ पे क्या होगा, वायु का जो होगा, ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन और किसका, CO2 का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। किसका होगा, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो ये कहाँ पे होता है, ये इन्हीं फेफड़ों में होता है। तो एक एक को अब समझते हैं। पहले समझते हैं ग्रसिका को। ग्रसिका क्या होता है, ग्रसिका क्या होती है, ये क्या होती है, ये एक भोजन और क्या होती है, ये इसको मैं बारे में पहले ही पढ़ाया हूँ। भोजन और वायु की ये कैसी होती है, सामान्य नली होती है। क्या होती है, एक ही नली होती है भोजन और वायु की। किसकी, भोजन और वायु की ये क्या होती है, सामान्य नली होती है।
तो इसमें इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये कैसी सामान्य नली होती है। फिर वायु प्रवेश करती है स्वर तंत्र में। तो स्वर तंत्र ये क्या होता है, ये स्वर तंत्र होता है, ये इसमें क्या होते हैं, स्वर कोश होते हैं। इसमें क्या स्वर तंत्र में क्या होते हैं, स्वर कोश होते हैं। जो स्वर कोश होते हैं जो क्या करते हैं, जो वायु जो फेफड़ों से वायु आती है उससे क्या करते हैं, उससे कंपित होकर क्या करते हैं, स्वर पैदा करते हैं या क्या करते हैं, ध्वनि पैदा करते हैं। क्या करते हैं, ये ध्वनि पैदा करते हैं। और इनमें यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक कपाट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कपाट होते हैं। क्या होते हैं, इसमें कपाट होते हैं। इसमें कपाट होते हैं तो क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये कपाट क्या होता है, बंद हो जाता है। ये क्या होता है, कपाट बंद हो जाता है, ताकि क्या हो, सांस वाली जो नली है, कौन सी, जो श्वास वाली नली है, उस नली में क्या हो, भोजन ना प्रवेश करे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि खाना खाते टाइम अपन लोगों को क्या होती है, खांसी एकदम, जिसको बोलते हैं फंदवा लग गया। क्या बोलते हैं, फंदवा लग गया। तो पानी पीते पीते खांसी आने लगती है एकदम से। तो क्या होता, ये भोजन ग्रास नली में ना जाके क्या, हाँ, इस श्वास नली में चला जाता है, थोड़ा बहुत अटक जाता है। वो क्या हो, कपाट बंद नहीं हो पाते। तो इसमें क्या होता है, कपाट लगे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं। और ये स्वर तंत्र है। तो कई बार जो ये स्वर तंत्र किसमें, जो जो स्वर जो पक्षी होते हैं, क्या होते हैं, जो मधुर ध्वनि, ये क्या मधुर ध्वनि पैदा करने वाले जो पक्षी होते हैं, उनमें क्या होता है, स्वर तंत्र के स्थान पर क्या होता है, साइनेक्स होता है। सॉरी, साइरेंक्स होता है। क्या, साइनेक्स नहीं, साइरेंक्स होता है। क्या होता है, साइरेंक्स होता है। तो ये क्या पक्षियों में भी होता है। क्या, लेरिंग्स की जगह क्या होता है, साइरेंक्स होता है। क्या होता है, साइरेंक्स होता है। तो फिर यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये आए ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में क्या होता है, ये क्या, इस श्वास नली, ये क्या होती है, ये मांसपेशियों की जो ये नलिका बनी दिख रही है, क्या, जो गर्दन में जो दिखती है अपन लोगों को, यही क्या है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है उपास्थि की। ये क्या होती है, ये उपास्थि की बनी हुई है मांसपेशियों की, ये क्या, नलिका है। क्या है, नलिका है। इसमें क्या होता है, जो वलयाकार, ये क्या, जो वलयाकार हैं, ये क्या, उपास्थि के वलय पाए जाते हैं इसकी दीवार पर। क्यों पाए जाते हैं, ताकि ये क्या हो, वायु की अनुपस्थिति में, किसकी, वायु की अनुपस्थिति में ये क्या हो, चिपके ना, इनकी दीवारें क्या आपस में ना चिपक जाएं। यदि क्या हो, ये अगर इसमें क्या ना हो, ये उपास्थि के, किसके, उपास्थि के जो वलय हैं, ये वलय ना हो उपास्थि के, तो क्या हो, ये आपस में वायु बंद होती ही, वायु का आदान सांस लेना बंद करते ही, ये क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इनको क्या करते हैं, ये जो वलय हैं इसको चिपकने से रोकते हैं। क्या होता है, ये रोकते हैं। और ये जो क्या है, जो ट्रैकिया है, ये क्या, फेफड़ों में जाते ही आगे जाकर किसमें, दो भागों में, दाईं श्वसनी और बाएं श्वसनी में क्या होती, बढ़ जाती है। ये क्या, श्वसनी है। तो ये किसमें, जो कौन है, ट्रैकिया है, ये किसमें बढ़ती है, श्वसनियों में बढ़ती है। क्या, श्वसनी में बढ़ती है। जो आगे चलकर क्या, इसमें श्वसनी किसमें बढ़ती है, श्वसनिकाओं में। किसमें बढ़ जाती है, श्वसनिकाओं में। और श्वसनिकाओं में क्या होते हैं, बढ़ते ही जो प्रत्येक श्वसनिका होती है उसके अंतिम सिरे में क्या पाए जाते हैं, अंतिम सिरे में पाए जाते हैं क्या, कूपिका संरचना। क्या पाई जाती है, कूपिका संरचना, जो क्या करती हैं, गैसों का आदान प्रदान करती हैं। क्या, तो गैसों का आदान प्रदान, ये क्या, ये कूपिका संरचना ही। इसी प्रकार से क्या होती है, इसमें वायुकोश बने होते हैं। क्या, पूरे फेफड़े में क्या होते हैं, वायुकोश बने होते हैं। इन्हीं वायुकोशों के बीच में क्या, रक्त वाहिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, जिनसे क्या होती है, जो वायुकोश हैं तो इनकी दीवार होती है क्या, अर्धपारगम। कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो इन्हीं के साथ में क्या होती है, रक्तवाहिका। क्या, रक्तवाहिका, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो उनमें क्या होता है, यहीं से जो वायु है तो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या होता है, इनका आदान प्रदान हो जाता है। क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो फेफड़े की वायु का दाब होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। और जो रक्त में ऑक्सीजन का दाब है वो क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण ये क्या, इसका दबाव किसकी तरफ, खिंचाव बना रहता है, रक्त की तरफ। किसकी तरफ, रक्त की तरफ। इस तरीके से क्या, वायु में ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रवाह हो जाता है और प्रवेश हो जाता है। और जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ वापस निकल के क्या, वापस फेफड़ों से होकर श्वास के द्वारा क्या हम बाहर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हम बाहर छोड़ देते हैं। और ये श्वसन होता कैसे है, ये श्वसन कैसे होता है, जो अंतः श्वसन होता है वो कैसे होता है। तो क्या होता है, ये जो डायफ्राम है, क्या, ये जो डायफ्राम है ये क्या करता है, इसका जब संकुचन होता है, जब सामान्य स्थिति में क्या होती है, जब सामान्य स्थिति में यदि इसका क्या होता है, संकुचन होता है, तो ये क्या, ये जो ऐसे है तो ये किसकी, ऐसे नीचे को खिंच जाता है। ये कैसे नीचे को खिंचता, तो यहाँ पे क्या, वक्ष गुहा में क्या क्या हो जाए, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो, ये यहाँ का आयतन क्या हो, बढ़ जाएगा। जब यहाँ का आयतन बढ़ता है
है तो यहाँ में क्या जो वायु दाब है यहाँ पे वायु दाब कैसा कम हो जाएगा, वायु दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु दाब कम हो जाएगा तो वायु कहाँ अंदर से इसमें क्या हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, क्या कर जाएगी, अंदर प्रवेश कर जाएगी। और जैसे इसमें वायु दाब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये फिर से फैलेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से ऊपर की ओर जाएगा, तो इसमें क्या निश्वास हो जाएगा, क्या बाहर सांस छूट जाएगी। और यही क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम बलपूर्वक करते हैं, क्या जब हम बलपूर्वक सांस लेते हैं तो इसमें क्या जो यहाँ पे पसलियाँ होती हैं, क्या जो पसलियाँ होती हैं उनसे जुड़ी जो मांसपेशियाँ होती हैं वे भी क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और जो क्या करती हैं उससे वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, क्या होता है उनसे भी क्या होता है, वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। और जिससे क्या होता है कि हम सांस या वायु का प्रवेश हो जाता है, जिससे क्या होता है, वायु का प्रवेश हो जाता है। और इसमें क्या कितना होता है, जो मानव के फेफड़े होते हैं उनकी कितनी क्षमता होती है, उनकी कुल क्षमता होती है 5.8 लीटर। कितना, 5.8 लीटर क्या करते हैं, इसमें वायु भरने की क्षमता होती है जो मानव के फेफड़े होते हैं। मानव के फेफड़े इसमें इतने जो वायु कोष क्यों होते हैं, वायु कोष इसलिए होते हैं इसमें कि वायु कोष क्या करें, इसमें जो सतही क्षेत्रफल है क्या है, जो इसका सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए, जिससे क्या हो, वायु का आदान प्रदान कैसे हो, आसानी से हो, कैसा हो, आसानी से हो जाए। और वायु का आदान प्रदान कैसा हो, आसानी से हो। इसके लिए क्या होते हैं, इसमें वायु कोष होते हैं, क्या होते हैं, ये वायु कोष बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते बोलते हैं, कूपका कहते हैं, क्या कहते हैं, कूपका नलिका बोलते हैं। तो सामान्य मानव में कितने की क्षमता होती है, 5.8 लीटर की। लेकिन सामान्य जब सांस लेते हैं तो उसमें कितनी हम लेते हैं, छोड़ते हैं 500 मिलीलीटर, कितनी 500 मिलीलीटर वायु का हम सामान्य सांस में आदान प्रदान करते हैं, सामान्य सांस में लेते हैं और सामान्य सांस में 500 मिलीलीटर की छोड़ते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम इसको कूपका को एक एक चीज़ को इनको पढ़ लेते हैं, फिर कूपका के बारे में हम समझते हैं। तो चलिए इतने को देख लेते हैं भाषा के रूप में। तो चलिए देखते हैं अब नासिका से, नासिका क्या, तो नाक को देख रहे हैं, नासिका गुहा, ये क्या, नासिका का जो छोटा अग्रभाग है जिसे क्या बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है, जो हमारे दो बाह्य जो दो नाक के छेद होते हैं उन्हीं में क्या होता है, जो नासिका के छिद्र होता है उन्हीं दो के द्वारा खुलता है, जिसे क्या प्रकोष्ठ बोलते हैं, क्या प्रकोष्ठ कहलाता है, क्या वो कहलाता है, प्रकोष्ठ कहलाता है। इस भाग में क्या होता है, सामान्यतः ये कैसा रोमयुक्त त्वचा होती है, इसमें क्या होती है, रोमयुक्त, इस भाग की क्या होती है, रोमयुक्त त्वचा होती है। ये रोम क्यों होते हैं, रोम इसलिए होते हैं रोम, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस भी होता है, क्या तो म्यूकस होता है, जिससे क्या होगा, ये म्यूकस और रोम इसलिए होते हैं ताकि जो बाहर सांस के द्वारा हम जीवाणु को, विषाणु या जीवाणु जो जा रहे हैं हानिकारक चीज़ें, जो रोगाणु हैं वो क्या करें, इनमें यहीं से चिपक जाएं और वो अंदर ना जाएं, इसलिए होता है इसमें ये रोम होते हैं, क्या इसमें रोम और जो म्यूकस होता है इसलिए इसमें होता है। तो ये क्या रोमयुक्त त्वचा, जिसे क्या बोलते हैं, हेयर स्किन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेयर स्किन बोलते हैं। तो इसमें हेयर स्किन होती है। तो नासिका गुहा की दीवार कैसी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, कैसी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे क्या बोलते हैं, कोकी बोलते हैं, क्या कोकी बोलते हैं, क्या कहते हैं, कोकी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकी कहते हैं। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या है, फेरेंक्स क्या है, ये क्या है, ये नासिका गुहा में क्या है, नासिका गुहा में श्लेष्मा झिल्ली, कैसी श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन, कैसी श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है। इसमें क्या होता है, इस नासिका गुहा में श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन का ये क्या हो, स्तर होता है, जो क्या हो, जो श्लेष्मा का क्या करता है, श्रावण करता है, ये क्या करता है, श्लेष्मा का श्रावण करता है। और यह वायु कोष और भोजन का कैसा सामान्य मार्ग होता है, क्या वायु कोष और भोजन का, यह क्या वायु और भोजन का कैसा सामान्य मार्ग होता है। ये नीचे में किस में खुलता है, ये नीचे स्वर यंत्र में या स्वर तंत्र में खुलता है, किसमें, स्वर तंत्र में खुलता है, किसमें खुलता है, स्वर तंत्र में यह खुलता है, किसमें खुलता है, यह खुलता है स्वर तंत्र में खुलता है। अब देखते हैं स्वर तंत्र, क्या स्वर तंत्र, लेरिंग्स। तो लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स के बारे में देखते हैं। यह क्या, यह श्वसन मार्ग का हिस्सा है, ये क्या श्वसन मार्ग का हिस्सा है, जो क्या ग्रसनी
श्वास नली से जोड़ता है। जो किसको, जो श्वसन मार्ग का जो हिस्सा है, ये किसको को ये मार्ग का हिस्सा जो किसको, ग्रसनी और श्वास नली को क्या करता है, ग्रसनी को किससे, श्वास नली से जोड़ता है। ये क्या था, ऊपर क्या था, यहाँ पे क्या था, ये स्वर यंत्र था। इस नीचे किससे, श्वास नली से, ऊपर क्या थी, ग्रसनी थी। क्या थी, ग्रसनी थी। इनको क्या करता है, जोड़ता है। ये क्या करता है, ग्रसनी को श्वास नली से जो जोड़ता है, कौन, स्वर यंत्र। इसमें स्वर कोश पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें स्वर कोश पाए जाते हैं, जो क्या फेफड़ों की वायु के द्वारा कंपित होकर ध्वनि पैदा करते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि पैदा करते हैं। यह अंग ध्वनि के साथ साथ क्या करते हैं, यह अंग जो है कौन सा, स्वर यंत्र है, जो क्या करता है, ध्वनि के साथ साथ क्या, निगलने का, खांसने का, श्वासोच्छ्वास जैसी क्रियाओं को करता है। क्या करता है, खाता भी है, निगलता भी है, खांसता भी है, ये सब क्या करता है, ये क्रियाएं करता है। श्वासोच्छ्वास मतलब श्वास को छोड़ना, क्या करना, श्वास को छोड़ना। तो ये स्वर यंत्र के प्रवेश द्वारा क्या, स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर क्या होता है, इस प्रवेश द्वार पर, स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर क्या होता है, एक पतली एवं पट्टी समान कपाट वॉल्व होते हैं। क्या, पतली पट्टी के समान कैसे होते हैं, वॉल्व होते हैं, या उनको क्या बोलते हैं, कपाट होते हैं। क्या होते हैं, कपाट होते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे एपिग्लाटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे एपिग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे एपिग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लाटिस कहते हैं। जब कुछ निकलना होता है तो ये क्या, जो एपिग्लाटिस हैं, ये क्या, इनके द्वार क्या, एपिग्लाटिस द्वार क्या होते, बंद कर देता है। ये क्या करता है, उसका जो द्वार एपिग्लाटिस ये है, वो क्या करते हैं, उस द्वार को बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो भोजन श्वास नली में क्या प्रवेश नहीं कर पाता। क्या होता, भोजन किसमें, श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये चीज़, ये इसलिए इसमें क्या होता है, कपाट होते हैं। और इसमें क्या, जो मधुर क्या होता है, जो मधुर ध्वनि पैदा करने वाले पक्षी हैं, ये क्या, जो मधुर ध्वनि पैदा करने वाले पक्षियों में क्या होता है, विशिष्ट स्वर यंत्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सायरिंग्स बोलते हैं। क्या, सायरिंग्स पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सायरिंग्स बोलते हैं। तो जो मधुर ध्वनि जो बोलते हैं, जैसे कोयल हो गई, तो ये किस में, कोयल में क्या, सायरिंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सायरिंग्स पाया जाता है। अब देखते हैं ट्रैकिया, श्वास नली, ट्रैकिया श्वास नली। तो श्वास नली क्या, ये श्वास नली लगभग कितनी, 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। कितनी होती है, लगभग कितनी, 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। श्वास नली कितनी लंबी होती है, लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास होता है 16 मिलीमीटर। इसका व्यास कितना होता है, 16 मिलीमीटर, मतलब इसकी चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी, 11 सेंटीमीटर होती है, और मिलीमीटर 16 मिलीमीटर, ये क्या होती है, चौड़ी होती है। क्या होती है, चौड़ी होती है। यह मांसपेशियों की नलिका है। यह कैसी है, मांसपेशियों की नलिका है, जिसकी दीवारों पर उपास्थि वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उपास्थि वलय पाए जाते हैं, जो वायु की अनुपस्थिति में दीवारों को आपस में चिपकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। क्या करते हैं, आपस में चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली के नीचे की ओर क्या होता है, वक्ष गुहा। क्या, श्वास नली नीचे की ओर किसमें, वक्ष गुहा में पहुंचती है। क्या, श्वास नली है जो नीचे की ओर कहाँ, वक्ष गुहा में पहुंचती है। ये वक्ष गुहा में पहुंचते ही यह कितने, 2 भागों में क्या हो जाती, विभाजित हो जाती है, दाएं और बाएं में। किसमें, दाएं और बाएं में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी भी किसकी, उपास्थि की बनी होती है। जो श्वसनी है वो भी किसकी, उपास्थि की बनी होती है। किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। अब देखते हैं, प्रत्येक श्वसनी क्या होती है, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश करने के बाद, क्या, फेफड़े में प्रवेश करने के बाद किसमें, श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। किसमें हो जाती है, श्वसनिकाओं में। और प्रत्येक श्वसनिका किसमें, के अंतिम सिरे में किसमें, कूपिका या वायुकोश, या क्या बोलते हैं, एल्विओलाई। क्या, एल्विओलाई, क्या, एल्विओलाई में खुलती हैं। जो प्रत्येक श्वसनिका हैं, ये श्वसनिका हैं, वो अंतिम में किसमें, कूपिका या वायुकोश या एल्विओलाई में खुलती हैं। क्या, एल्विओलाई भी उनको बोलते हैं, या असामान्य भाषा में कूपिका ही बोलते हैं, में खुलती हैं। गैसों का आदान प्रदान कूपिका की सतह से ही होता है। कहाँ से होता है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, कूपिका की सतह से ही होता है। मनुष्य में
दोनों फेफड़ों में लगभग कितने 3 गुणे 10 की घात 8 वायु कोष पाए जाते हैं। लगभग कितने 3 गुणे 10 की घात 8 वायु कोष पाए जाते हैं। गैस का आदान प्रदान के लिए किसके गैसों का आदान प्रदान के लिए लगभग कितने 400 से 800 वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होता है। कितना होता है फेफड़ों में कितना 400 से 800 वर्ग फीट का क्षेत्रफल उपलब्ध होता है। क्यों होता है क्योंकि इसमें क्या होता है वायु कोष होते हैं क्या। अब जैसे इतनी जगह है तो इसमें क्या इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल तो जितना होगा उतना होगा। लेकिन अब जब यदि इनको के छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाएगा छोटे छोटे वायु कोषों में तो इनका क्या सबका क्षेत्रफल क्या हो अलग अलग बढ़ जाएगा। ये क्या तो इसका क्या क्षेत्रफल सतही क्षेत्रफल कैसा होगा बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है सतही क्षेत्रफल इसका बढ़ जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है वायु कोष ताकि क्या हो अधिक से अधिक वायु जमा हो सके क्या अधिक से अधिक वायु को भर सके और अधिक से अधिक क्या हो ऑक्सीजन का क्या हो आदान प्रदान हो सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या बाहर निकाला जा सके। इसलिए क्या होता है इसमें जो कूपकाएँ होती हैं क्या फेफड़ों में कूपकाएँ होती हैं। समझ में आया होगा। अब देखते हैं फेफड़ों में गैसों का विनिमय गैसों का विनिमय कैसे होता है। तो ये देखिए चित्र गैसों का विनिमय। तो ये क्या ये एक कूप का है ये क्या एक कूप का है ये एक कूप का है इसमें लिया। तो ये क्या एक कूप का संरचना है। यहाँ से ये क्या ये ब्लड कैपिलरी है। तो ये क्या है ये ब्लड कैपिलरी है क्या ब्लड कैपिलरी। रुधिर कोशिकाएं ये क्या है रुधिर कोशिकाएं या रुधिर वाहिकाएं क्या रुधिर रक्त वाहिकाएं रक्त वाहिका। ये क्या रक्त वाहिका है ये क्या रक्त वाहिका फैली हुई है ये क्या रक्त वाहिका है। तो ये क्या है ये कूपका है ये रक्त वाहिका और इसमें क्या एक वायु कोष की ये दीवार है। ये क्या एक वायु कोष की दीवार है। इसकी जो दीवार होती है वायु कोषों की वो कैसी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की बनी होती है। किसकी बनी होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की बनी होती है। किसकी बनी होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की बनी होती है। अब जैसे ही इस रक्त में क्या होता है इस रक्त में क्या होता है हीमोग्लोबिन क्या होता है HB हीमोग्लोबिन होता है। जब HB इसमें होता है क्या होता है HB हीमोग्लोबिन होता है। तो इस रक्त में क्या होता है हीमोग्लोबिन जा रहा होता है। तो जैसे ही इसकी दीवार इन दोनों की क्या सटी हुई होती है क्या होती है इन दोनों की दीवार क्या होती है सटी हुई होती है। कैसी वित्ती इनकी दीवार होती है वो कैसी चयनात्मक होती है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन आता है और यहाँ से जैसे ही हम सांस लेते हैं तो इसमें क्या होता है इसका प्रेशर क्या होता है इसका प्रेशर अधिक होता है क्या इसका प्रेशर अधिक होता है। और इसमें क्या ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है क्या O2 का प्रेशर क्या होता है कम। तो ऑक्सीजन इस साइड को क्या इसका प्रेशर अधिक होने के कारण क्या ये ऑक्सीजन रुधिर रक्त वाहिकाओं की ओर क्या प्रवेश कर जाता है। रक्त वाहिकाओं में क्या करती है प्रवेश कर जाती है और ऑक्सीजन क्या करता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन रक्त को लेके ऑक्सीजन को लेके अन्य भागों तक क्या करता है पहुँचाता है क्या करता है अन्य अंगों तक पहुँचाता है। और क्या करता है इसमें यहाँ पे क्या CO2 को क्या CO2 की कमी होती है क्या CO2 की कमी होती है। तो इसमें क्या CO2 ज़्यादा होती है तो ये क्या CO2 का विसरण इस साइड को हो जाता है क्या इस साइड खूब काम है जो क्या करते हैं सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको जो क्या है कूपका को ही क्या फेफड़ों की इकाई माना जाए कार्यात्मक इकाई माना जाता है क्या कूपका को ही क्या माना जाता है फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई। तो इस प्रकार से क्या होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें ये क्या होती है ये अत्यधिक कैसी होती पतला होता है। ये क्या अत्यधिक पतला होता है। इसकी क्या जो क्षेत्रफल सतही क्षेत्रफल क्या होती है अधिक होती है। अब ये क्या इसका सतही क्षेत्रफल क्या था ये ज़्यादा होता है क्या होता है ज़्यादा होता है। और ये कैसी इसकी सतह कैसी नमी युक्त है ये कैसी नमी युक्त जब ब्लड वेसल्स हैं और ये है तो ये क्या नमी युक्त होती है क्या नमी युक्त होती है। इसके ठीक नीचे में क्या होता है ये रक्त वाहिकाओं का क्या जाल है। तो ये क्या रक्त वाहिकाओं का जाल है। तो हर कोशिकाओं के नीचे क्या होता है हर कूपकाओं के नीचे क्या होता है रक्त वाहिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। तो चलिए ये समझ में आया कि किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं आगे। तो कूपकाएँ क्या देखते हैं कूपकाएँ फेफड़ों की क्या कार्यात्मक इकाई होती है। कूपकाएँ क्या होती हैं फेफड़ों की कैसी कार्यात्मक इकाई होती है। कूपकाओं की दीवार कैसी बहुत महीन चयनात्मक पारगम्य होती है। क्या होती है कूपकाओं की जो दीवार होती है वो कैसी महीन और कैसी चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी चयनात्मक पारगम्य होती है। और क्या होता है इनके चारों ओर क्या रुधिर कोशिकाओं का कैसा घना जाल बिछा होता है। क्या होता है घना जाल बिछा होता है क्या हर कूपकाओं के नीचे क्या होता है घना जाल बिछा होता है। वो देखा चित्र में मैंने समझाया भाई। वायु कूपकाओं में क्या होता है ऑक्सीजन का दाब बताया कि वायु कूपकाओं में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है
वायु कूपकाओं में मतलब कितने वायु कूपकाओं मतलब फेफड़ों में, क्या फेफड़ों में वायु कूपकाओं का दाब कितना होता है 100 mmHg, कितना 100 mmHg होता है। और जबकि क्या जो सिरा कोशिकाएं जो क्या सिरा कोशिकाएं उसमें ऑक्सीजन का दाब कितना 37 mmHg। तो किसका फेफड़ों का वायु को दाब क्या अधिक होता है और सिराओं का क्या होता है कम होता है। तो इसी दाब अंतर के कारण क्या होता है जो ऑक्सीजन किसे सिरा कोशिका की ओर ऑक्सीजन का किसका ऑक्सीजन का बहाव किसकी ओर कोशिका की ओर क्या विसरण हो जाता है, क्या होता है कोशिका की ओर विसरण हो जाता है। अब देते हैं गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन कैसे होता है तो गैसों का परिवहन देखते हैं। तो गैसों का परिवहन क्या है कि किसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का कैसे परिवहन होता है। इसका जो 99% है वो किसके HV के द्वारा, किसके द्वारा HV के द्वारा। जो RBC में क्या HV होता है तो HV के द्वारा होता है, किसके द्वारा HV के द्वारा होता है। और जो 1% है वो किसके द्वारा वो होता है प्लाज्मा के द्वारा, प्लाज्मा में घुलकर, किसमें प्लाज्मा में घुलकर। ये मैं समझा चुका हूँ पहले ही, क्या घुलकर, जो पहले की क्लासों में जब रक्त पढ़ रहे थे तब ये मैं समझाया था। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का कैसे होता है, CO2 को परिवहन कैसे है, इसमें 77% होता है वो किसमें प्लाज्मा में, किसमें प्लाज्मा में। जब प्लाज्मा पढ़ा रहा था प्लाज्मा पता था कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो प्लाज्मा का तो उसमें क्या और RBC में क्या होता था HV। तो ये किसके RBC के द्वारा HV के द्वारा इसका 90% 99 होता है। और इसमें क्या देखा था प्लाज्मा किसमें, प्लाज्मा क्या CO2 होती है तो CO2 किसमें प्लाज्मा के द्वारा। और जो 23% बचा हुआ, जो 23% बचा हुआ वो किसके RBC के द्वारा, किसके द्वारा RBC के द्वारा, RBC के द्वारा, किसके द्वारा RBC के द्वारा। इसमें क्या HV जो हीमोग्लोबिन है इसका इसके द्वारा नहीं होता, किसके CO2 को परिवहन किसके द्वारा हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा नहीं होता हीमोग्लोबिन के द्वारा, किसका कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं होता। तो ये परिवहन ऑक्सीजन का 99% किसके द्वारा हीमोग्लोबिन के द्वारा, 1% प्लाज्मा के द्वारा, CO2 का परिवहन 77% प्लाज्मा के द्वारा और 23% RBC के द्वारा होता है। अब देखते हैं फेफड़े। और जब इतना पढ़ लिया फेफड़े के देखते हैं। तो फेफड़े क्या, फेफड़े ये आई श्वसनिका, क्या श्वसनिका। और ये किसमें टूट जाती है, ये श्वसनिकाओं में, श्वसनी किसमें श्वसनिकाओं में। और ये किससे ये दूसरा फेफड़ा ये यहाँ पे क्या ये श्वसनिकाओं कूपकाओं में टूटी होती है। ये क्या डायफ्राम होता है, ये क्या डायफ्राम होता है। और यहाँ इसके नीचे क्या होती है उदर गुहा होती है, क्या होती है उदर गुहा होती है। तो ये क्या फेफड़े होते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं कुछ सामान्य चीज़ें, बाकी तो चीज़ें मैं समझा ही चुका हूँ आगे। तो ये क्या होता है मानव में फेफड़ों की संख्या कितनी 2 होती है, कितनी होती है मानव में 2 फेफड़े होते हैं। मानव फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है 5.8 लीटर, कितनी 5.8 लीटर वायु भरने की क्षमता होती है। सामान्य तौर पर सांस लेने की प्रक्रिया में कितनी 500 ml वायु का आदान प्रदान होता है, कितना 500 ml वायु का क्या होता है आदान प्रदान होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रवाही वायु या आइडियल एयर कहते हैं, क्या आइडियल एयर वॉल्यूम कहते हैं, क्या आइडियल एयर वॉल्यूम कहते हैं, क्या कहते हैं आइडियल एयर वॉल्यूम कहते हैं। और इसमें क्या होता है ये सामान्य व्यक्ति जब सामान्य सांस लेते हैं तो सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है जो डायफ्राम है ये मांसपेशियों की क्या भूमिका निभाता होती है। इसमें किसकी भूमिका होती है डायफ्राम नामक किसकी मांसपेशी की भूमिका होती है। जो सामान्य सांस लेते हैं तो किसकी भूमिका डायफ्राम की, जो कैसी एक अनैच्छिक पेशी है, कैसी अनैच्छिक पेशी जो ऊपर सिकुड़ती फैलती रहती है तो क्या होता है ये ऐसी होती है, क्या होती है ये फेफड़े होते हैं, ये उधर ये होती है ऐसे। तो ये क्या ऐसे से ये ऐसी हो गई तो क्या जगह हो गई तो ये आयतन उसका क्या आयतन बढ़ गया वहाँ का। तो आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब कम होने के कारण वायु क्या भर जाती है, क्या हो जाती है वायु भर जाती है। तो ये क्या अनैच्छिक पेशी किसी डायफ्राम के द्वारा सामान्य सांस लेने में जो कि सहायता मिलती है, जो कि अनैच्छिक पेशी है। तो अंतःशोषण, क्या अंतःशोषण देख चुके हैं हम क्या। तो डायफ्राम का संकोचन होता है क्या नीचे की तरफ, जब अंतःशोषण जब हम सांस खींचते हैं, अंतःशोषण का मतलब अंदर की तरफ सांस खींचते हैं तो क्या होता है डायफ्राम का क्या संकुचन होता है। संकुचन कहाँ होता है नीचे की तरफ हो जाता है। डायफ्राम का संकुचन कहाँ नीचे की तरफ खिसक जाता है। ये कैसे ये ऐसे होता है तो ये कैसे ऐसे हो जाता है। तो ये नीचे की तरफ खिसक गया
तो ये क्या वहाँ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो वक्ष गुहा का आयतन क्या है, वक्ष गुहा का आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वक्ष गुहा के आयतन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जब वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होगी तो क्या वायुदाब क्या होगा, कम हो जाएगा। वहाँ क्या होगा, वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब कम होने के कारण क्या होता है, फेफड़ों में वायु का प्रवेश हो जाता है। क्या हो जाता है, फेफड़ों में वायु का प्रवेश हो जाता है। जब हम बलपूर्वक सांस लेते हैं तो बलपूर्वक सांस लेने की क्रिया में जो पसलियाँ हैं, क्या पसलियाँ और जो उनकी से जुड़ी क्या जो मांसपेशियाँ भी क्या करती हैं, कार्य करती हैं। क्या क्या, पसलियाँ और मांसपेशी। जब हम जोर से ऐसे सांस भरते हैं तो उसमें क्या पसलियाँ मांसपेशियाँ भी क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो वक्ष गुहा के आयतन में क्या, वक्ष गुहा के आयतन को क्या जो ज़्यादा बढ़ाकर वायु कोष को प्रवेश कराती हैं। क्या करती हैं, वायु कोष को नहीं, वायु का प्रवेश कराती हैं। किसका, वायु का प्रवेश कराती हैं। तो ये हमारा क्या था, श्वसन तंत्र था। अब श्वसन तंत्र के बारे में अब कुछ बीमारियां देख लेते हैं, जो रोग उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, जो रोग उत्पन्न होते हैं कुछ चीज़ों से, तो उनको देख लेते हैं। किसी खास व्यवसाय में होने वाले रोग जो क्या फेफड़ों के व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको देखते हैं। तो क्या देखते हैं, पहला कौन सा, एस्बेस्टस। कौन सा, एस्बेस्टस। ये कहाँ होता है, जो सीमेंट उद्योग में जो लोग काम करते हैं। क्या करते हैं, जो लोग सीमेंट उद्योग में काम करते हैं, लगातार कई सालों तक भवन निर्माण में काम करते हैं। तो यदि जो सीमेंट उद्योग भवन निर्माण में जो व्यक्ति काम करते हैं, तो उनकी जो धूल कण होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, और अंदर चले जाके क्या फेफड़ों में बैठ जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होती बीमारी होती है। कौन सी, एस्बेस्टस। कौन सी, एस्बेस्टस, ये बीमारी होती है। ब्लैक लंग डिसीज। कौन सा, ब्लैक लंग डिसीज या न्यूमोकोसिस। क्या, न्यूमोकोसिस। ये बीमारी किसको होती है, जो ब्लैक, तो ब्लैक है तो क्या काला होगा, तो काला क्या होता है, कोयला। तो कोयला की खदान में या कोयले की धूल से जो व्यक्ति काम करते हैं, ये बीमारी उनको होती है। क्योंकि कोयले में खदान में क्या सीड़न वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो उनको क्या होती है, वहाँ पे धूल वगैरह कोयला की क्या उड़ती है, इसके कारण उनको क्या बीमारी होती है। सिलिकोसिस। क्या, सिलिकोसिस। जो व्यक्ति क्या कांच उद्योग में कार्य करता है तो उसको सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है। फेफड़ों में क्या सांस लेने में दिक्कत होती है। हाइपर सेंसिटिविटी। कौन सा, हाइपर सेंसिटिविटी। ये किसको होता है, ये मशरूम की खेती करने, जो सीड़न जगह पे क्या जो सीड़न गीले में ज़्यादा व्यक्ति रहेगा उसको ये हाइपर सेंसिटिविटी की बीमारी हो जाएगी। तो सीड़न युक्त कल कारखानों में, किन में, कल कारखानों में मशरूम की खेती में, और जो कवक और जीवाणु की जो कवकों की जो खेती करते हैं तो उनमें, और जो क्या पक्षियों को जो अपचित पदार्थ है, क्या जो पक्षियों का अपचित पदार्थ मतलब जो पॉटी करते हैं उससे भी क्या होती है, मानव को ये क्या हाइपर सेंसिटिविटी की बीमारी हो सकती है। तो चलिए और देखते हैं आगे की बीमारी। अब देखते हैं एम्फाइसीमा। क्या, एम्फाइसीमा बीमारी। कौन सी, एम्फाइसीमा बीमारी। ये क्या, ये किससे, ये धूम्रपान या अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण क्या के कारण ये होती है। तो अत्यधिक धूम्रपान या अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, जो कूप का ये जो दीवारें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कितनी छोटी सी कूप का जब धूम्रपान करोगे तो वो क्या हो जाएंगी, वो आपस में जुड़ जाएंगी। और जब ये आपस में जुड़ जाती हैं तो जिससे क्या हो जाता है, उनका जो सतही क्षेत्रफल है, ये क्या जो सतही क्षेत्रफल वो क्या कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और शरीर में किसकी, O2 की, शरीर में क्या पर्याप्त O2 की प्राप्ति नहीं हो पाती। जब क्या होती, जब पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी तो व्यक्ति को क्या सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, और ये बीमारी हो जाती है। अब देखते हैं ब्रोंकाइटिस। कौन सी, ब्रोंकाइटिस, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्वसनी शोथ बोलते हैं। क्या, श्वसनी शोथ बोलते हैं, था है ये क्या, श्वसनी शोथ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, श्वसनी शोथ में, इसमें जो श्वसनी है इसमें क्या, श्वसनी में रोगाणुओं का क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। किसका, रोगाणुओं का संक्रमण हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो श्वसनी की दीवार होती है, क्या श्वसनी की दीवार में क्या सूजन पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, सूजन पैदा हो जाती है, तथा क्या म्यूकस का निर्माण अधिक होता है। क्या होता है, म्यूकस का निर्माण अधिक होता है। इससे क्या होता है, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। ये क्या है, लेकिन ये क्या है, इसका इलाज हो सकता है। ये कैसी, ये एक अस्थायी बीमारी है। ये क्या, इसको ये इलाज कराने से ये क्या सही भी हो जाती है। ये क्या इलाज कराने से सही हो जाती है। देखते हैं अस्थमा। कौन सा, अस्थमा। अस्थमा का नाम सबने सुना। अस्थमा हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको दमा बोलते हैं। अस्थमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, दमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दमा बोलते हैं।
तो दमा जो रोग है, दमा रोग में क्या होता है, फेफड़ों की जो श्वसनी और जो श्वसनिकाओं में क्या होता है, तो की दीवारें क्या स्थायी रूप से क्या मोटी हो जाती हैं। क्या श्वसनी और श्वसनिकाओं की दीवार कैसी मोटी हो जाएगी, तो उसमें क्या उनका क्षेत्रफल कम हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तथा क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में क्या म्यूकस जमा हो जाता है। म्यूकस जमा हो जाएगा तो वहाँ गीलापन रहेगा, जिससे क्या और अणु चिपक जाएंगे और दीवार मोटी हो जाएगी का निर्माण होता है, जिससे क्या वायु मार्ग अवरुद्ध होने लगता है। क्या होता है, वायु मार्ग अवरुद्ध होने लगता है। तो ये क्या दमा होता है इसी से। अब देखते हैं निमोनिया। क्या निमोनिया, तो जो निमोनिया है वो क्या है, ये क्या ये संक्रमण के कारण होने वाला रोग होता है। ये क्या ये संक्रमण के कारण होने वाला एक ऐसा रोग है जिसमें क्या जो श्वसनिकाओं और जो कूपिकाओं में क्या हो जाता है, तरल पदार्थ भर जाता है। क्या होता है, हो जाता है तरल पदार्थ बढ़ जाता है। इसकी मात्रा बढ़ने पर क्या हो, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। क्या हो सकती है, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये था निमोनिया। क्या निमोनिया इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में होता है पी से, लेकिन पी साइलेंट होता है। तो अब देखते हैं श्वसन तंत्र पढ़ा है तो क्या पढ़ लेते हैं, जो अन्य जीव जंतु हैं वो भी किससे श्वसन करते हैं। तो देखते हैं जो स्तनधारी जो पक्षी और जो सरीसृप हैं वो किससे, लंग्स मतलब फेफड़ों से अपना श्वसन सांस लेते हैं। किससे लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। जो उभयचर हैं वो किसके, तो वो फेफड़े और त्वचा और क्लोमों का प्रयोग करते हैं। किसके, जो उभयचर हैं वो किसका, फेफड़ों का, त्वचा का और क्लोमों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे उभयचर क्या, मेढक है, मेढक क्या उभयचर है, तो वो क्या फेफड़ों से भी ले लेता है और क्या क्लोमों से भी जब पानी में रहता है, और त्वचा से भी क्या कर लेता है। ठीक है, केंचुआ हो गया त्वचा से भी ले लेता है। केंचुआ क्या उभयचर है, मिट्टी में भी रहता है, पानी में भी रह लेता है। फिश मछली, मछली किससे, क्लोम से लेती है। कीट हो गए वो क्या, उनमें वातित नलियाँ होती हैं। जो कीट होते हैं तो उनमें क्या होती हैं, वातित नलियाँ होती हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं वो सांस लेते हैं। झींगा, झींगा किसके द्वारा, क्लोम के द्वारा। और झींगा में भी क्या वातित नलियाँ होती हैं। क्या होती हैं, वातित नलियाँ। इसी प्रकार के कीटों में क्या होती है, वातित नलियाँ। केंचुआ, केंचुआ किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। बिच्छू में क्या होता है, बुकलंग होते हैं। क्या बुकलंग होते हैं, उनके द्वारा बिच्छू क्या करती है, अपनी सांस लेती है। क्या करती है, अपनी सांस लेती है, छोड़ती है। तो ये था हमारा श्वसन तंत्र। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।